प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए को संसद से 2002 में पारित कराया गया और इसे 2005 में लागू किया गया। सत्ता में यूपीए की सरकार थी, लेकिन आज उसी यूपीए सरकार में शामिल पार्टियां पीएमएलए के विरोध में हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाती हैं कि कैसे ईडी के अधिकारों को खत्म कराया जा सके और कैसे भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसे अपने दोस्तों को बाहर निकाला जा सके और कैसे देश में आगे घोटाले करने की उन्हें खुली आजादी मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल को ऐसे लपेटा कि उनके होश ही उड़ गए। सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर पीएमएलए के प्रावधानों का विरोध कर रहे थे और इस बीच जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल से ये पूछ लिया कि जब पीएमएलए लागू किया गया तब आप विपक्ष में थे या सत्ताधारी राजनीतिक दल में। जब सिब्बल ने कहा कि मैं 35 साल से जनप्रतिनिधि रहा हूं, विपक्ष में भी ऐसा कानून कभी नहीं देखा, इस पर जस्टिस एम त्रिवेदी ने पूछा कि 2002-2005 में आप विपक्ष में थे। असल में दोनों ही मौकों पर सिब्बल सरकार में थे और उनकी नीतियों को बनाने में उनका योगदान भी था। जाहिर है कि पीएमएलए को बनाने, पारित करवाने और इसे लागू करवाने में भी उनका योगदान रहा होगा, लेकिन आज वही इसके विरोध में खड़े होकर दलीलें देने में लगे हैं। कोर्ट के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि इसे भले ही एक दल ने लागू और संशोधित किया हो, मगर हमने कभी इसे ऐसे लागू करने की नहीं सोची थी। आप जो पूछ रही हैं वह विवादास्पद है। फिर जस्टिस एम त्रिवेदी ने कहा कि केवल ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप उस साल विपक्ष में थे? सिब्बल ने कहा कि प्रभाव बहुत बड़ा है, ये व्यापक शक्तियों के कारण हमारे देश के राजनीति को प्रभावित करता है और ये खतरनाक है। असल में बेला एम त्रिवेदी के ये पूछने का मकसद यही रहा होगा, जब एक्ट पारित हुआ, लागू हुआ, तब ये सब सिब्बल को क्यों समझ नहीं आया। उन्हें तभी इसका विरोध करना था, लेकिन अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो महज सियासत करने के लिए सिब्बल बेकार की दलीलें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने वाले उसके पिछले साल के फैसले को 5 जजेस की बेंच द्वारा दोबारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तीखी बहस में आरोप लगाया कि ईडी एक बेलगाम घोड़ा बन गई है और केंद्र ने उनके आचरण को चौंकाने वाला करार देते हुए कहा कि 2022 के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए याचिका में आखिरी पल में संशोधन किया गया था। दिन भर में लगभग 200 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। माहौल काफी गर्म हो गया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अदालत में शांति बहाल करने के लिए बार बार उन्हें कहना पड़ा कि बेंच ने कहा कि अदालत को छोड़कर हर कोई गुस्से में लग रहा है, ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनना चाहिए, दोनों पक्ष कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हैं। शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल 2 वर्गों की वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में याचिकाओं में संशोधन किया गया। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए की धारा 50 यानी समन जारी करने के लिए और धारा 63 यानी झूठी जानकारी या जानकारी देने में विफलता के लिए सजा को चुनौती दी थी। तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने याचिकाओं में संशोधन किया और अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों को चुनौती दी, जिसे पहले ही अदालत ने बरकरार रखा था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का दायरा 2 धाराओं से आगे बढ़ाने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत आरोपी लंबित मामलों का दुरुपयोग कर रहे हैं और शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी अंतरिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस बीच अचानक राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी का एक पन्ना खुला और उस पन्ने से सोनिया गांधी का भाई बाहर निकल कर आया। सोनिया गांधी के भाई का जिक्र लाल डायरी में मिलते ही जयपुर से दिल्ली तक हंगामा मच गया। कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। राजेंद्र गुड़ा ने इस दांव से कांग्रेस की हालत पतली कर दी। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र गुड़ा ने इस खुलासे के जरिए कांग्रेस को फिर से असहजता की स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि लाल डायरी में सोनिया गांधी के भाई का जिक्र किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि डायरी में लिखा है कि होटल शिव विलास के मालिक के बेटे के समारोह में सोनिया गांधी के भाई आए थे। इस वाकये को खुलकर बताते हुए गुड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से सोनिया गांधी के कथित भाई मुलाकात का समय फिक्स करने के लिए भी कह रहे थे। गुड़ा के इस दावे के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जयपुर की शादी समारोह में सोनिया गांधी का भाई बनकर कौन आया, जिसके लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी शशिकांत शर्मा से मुलाकात का समय फिक्स कराने को कहा गया था। इन आरोपों के साथ ही गुड़ा ने एक सवाल करते हुए कहा कि सोनिया गांधी की 2 बहनें हैं, फिर ये भाई बनकर कौन आया? सोनिया गांधी का रहस्यमय भाई कौन है जो जयपुर आया? राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच लाल डायरी का शोर लगातार सुनाई दे रहा है। अब जब राज्य में वोटिंग को सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, तो लाल डायरी का जिक्र फिर से होने लगा है।
इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने लाल डायरी के सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? अगर लाल डायरी इनके पास है तो इन्होंने क्या कार्रवाई की, जबकि ईडी इनके पास है और सीबीआई इनके पास है। असल में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान हर बार लाल डायरी का जिक्र किया। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया है। राजेंद्र गुढ़ा भी लाल डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का लेखा जोखा होने की बात कह चुके हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाल डायरी को लेकर विधानसभा पहुंचे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा ये कह रहे हैं कि इनमें विधायकों के लेन देन का हिसाब है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब किताब भी इसी में है। इसमें बीजेपी का हेलीकॉप्टर खाली क्यों गया था और बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी के बाड़ेबंदी से क्यों भाग रहे थे, उसका भी जिक्र है। राजेंद्र गुढ़ा से हुई बातचीत और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त सचिन पायलट की बगावत की वजह से कांग्रेस की सियासत में बवाल मचा हुआ था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर ने यहां इनकम टैक्स का छापा मारा और उस दौरान धर्मेंद्र राठौर सिविल लाइन के सोमदत्त अपार्टमेंट में मौजूद थे। धर्मेंद्र राठौर डायरियों में अपनी दिनचर्या लिखते हैं। राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि धर्मेंद्र राठौर ने पहले पुलिस से मदद मांगी थी कि किसी तरह से उनकी डायरियों को यहां से निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने ज्यादा मदद नहीं की। बाद में गुढ़ा ने किसी तरह से उस डायरी को हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा पर मेहरबान हो ही गईं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अब तक खामोश बैठी थीं और यहां तक कि पार्टी को भी महुआ मामले में किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पार्टी अब ममता बनर्जी ने कह दिया जो फिरहाद हाकिम और खुद महुआ मोइत्रा कहते रहे कि बीजेपी उन्हें संसद से निकालने की साजिश रच रही है, क्योंकि उन्होंने अडानी को लेकर सवाल पूछे। महुआ के समर्थन में खड़े होने से पहले ममता बनर्जी ने अडानी ग्रुप के ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट छीन लिया। ममता बनर्जी की ओर से साफ कर दिया गया कि इसे लेकर जल्द ही नया टेंडर जारी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अडानी ग्रुप को सौंपे गए आशय पत्र को रद्द करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे, इसमें कोई भी कंपनी शामिल हो सकेगी। सूत्रों का कहना है कि अडानी ग्रुप से वापस लेकर ये प्रोजेक्ट ममता बनर्जी हीरानंदानी ग्रुप को देना चाहती हैं। इस बीच भाजपा सांसद ने कहा कि संसद में सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब का असर औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। महुआ मोइत्रा पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, ये है लोकसभा का आदेश जो साफ कहता है कि गोपनीयता का मतलब सूचना केवल और केवल सांसद तक ही सीमित रहे, क्योंकि सांसद जब प्रश्न पूछते हैं तो संसद शुरू होने के 1 घंटा पहले उत्तर सांसद को मिलता है। इससे शेयर मार्केट कंपनी की स्थिति में उतार चढ़ाव, देश में सुरक्षा में सेंध, दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों पर असर पड़ता है। समय से पहले जानकारी मिल जाने पर आर्थिक सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। आरोपी भ्रष्टाचारी सांसद को शायद हीरानंदानी जैसे पीए ने ये पढ़कर नहीं बताया। महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। लोकसभा आचार समिति ने हाल ही में उन्हें सांसद पद से निष्कासित करने की सिफारिश की है। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से संपर्क किया था और उन पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। तृणमूल सांसद पर हीरानंदानी के साथ अपने संसद लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने का भी आरोप है। मोइत्रा ने दावा किया कि लॉगिन पासवर्ड साझा करने के संबंध में कोई कानून नहीं है। इस बीच लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप पर समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कार्यालय को सौंप दी है। समिति ने एक बैठक में बहुमत से उस रिपोर्ट को स्वीकार किया था जिसमें रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने संबंधी आरोपों के मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को संसद के निचले सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। समिति की बैठक में उपस्थित 10 सदस्यों में से 6 ने 479 पृष्ठों के रिपोर्ट के समर्थन में मतदान किया, जबकि 4 विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहने वाले राहुल गांधी ने अब उन्हें पनौती और जेब कतरा कह डाला तो हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग जा पहुंची। राहुल गांधी की तरफ से फैलाए गए झूठ के जाल को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त फैसला करते हुए राहुल गांधी को नोटिस थमाकर 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं या फिर उनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी को अपना जवाब 25 नवंबर शाम 5 बजे तक दाखिल करना है। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी 2 स्तर पर निपट रही है, एक तो सियासी और दूसरा कानूनी। चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत बीजेपी का पहला कानूनी कदम है और जनता की अदालत में तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ अपनी बात कह ही रही है। पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एक अन्य पदाधिकारी ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक करार दिया था। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर हुए विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत क्रिकेट टीम की हार के बाद पीएम मोदी के खिलाफ पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा कि झूठ का जाल फैलाने में लिप्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टिप्पणियां इन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और सख्त कार्रवाई की मांग करती है, क्योंकि उनके आचरण में नैतिक मूल्यों के साथ साथ चुनाव कानूनों और आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल के विवादित बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये अशोभनीय है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो देश की जनता उन्हें जवाब देगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जो खुद को कई बार ये कहकर पनौती बता चुके हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो जाता है, उन्होंने कहा कि पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द भी कहते हैं। मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी किसी वक्त कांग्रेस के लिए पनौती साबित हो चुकी हैं। पीएम मोदी को चाय वाला और नीच कहकर 2014 में कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर पनौती बन गए, तो चौकीदार चोर है कहकर राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए 2019 में पनौती ही साबित हुए। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से भारत के हारने के बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में मालवीय ने लिखा कि इंदिरा गांधी को अब लोग पनौती बोलेंगे। दरअसल एक रैली में प्रियंका गांधी ने कहा था कि विश्व कप का मैच इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हो रहा है, इसलिए इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिलेगी। इसके बाद कांग्रेस के समर्थकों ने पनौती हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी ही हरकतों की वजह से राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। पीएम मोदी को पनौती और जेब कतरा कहकर राहुल गांधी ने अपने लिए एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। दोनों ही मामले में राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी ये मामले भारी पड़ने वाले हैं। पीएम मोदी को पनौती कहने की वजह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 2 दिन में जवाब देने के लिए आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। असल में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है और पूरा मामला 2021 का है, जब दिल्ली में एक दलित लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। बीजेपी को घेरने और सरकार पर आरोप लगाने की हड़बड़ी में राहुल गांधी ने उस लड़की के माता पिता की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जो एक संगीन अपराध है और इस अपराध के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान है, क्योंकि राहुल गांधी ने उस लड़की की पहचान को उजागर किया था। याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश महदलेकर के वकील ने दलील दी कि राहुल गांधी ने गंभीर अपराध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई अपवाद नहीं है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने पुलिस से 10 दिन में जवाब मांगा और कहा कि इसे देखने के बाद वो इस पर आगे बढ़ेंगे। बेंच ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 के वकील ने समय की मांग की है। जस्टिस मनमोहन के अलावा जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर तय की। राहुल गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि कांग्रेस नेता को पीआईएल पर कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकील ने कहा कि इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी के अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था और पोस्ट को हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से राहुल गांधी को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पोस्ट को सिर्फ भारत में हटाया गया। 2021 में सामाजिक कार्यकर्ता
महादलेकर ने नाबालिग दलित लड़की की पहचान कथित तौर पर उजागर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। 9 साल की दलित लड़की की 1 अगस्त 2021 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि एक पुजारी ने बच्ची के साथ रेप की और उसकी हत्या करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घटना दक्षिण पूर्वी दिल्ली के नांगल गांव की है। अब माना यह जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये एक नाबालिग दलित लड़की की पहचान को उजागर करने का मामला है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।